ओके, सो आई विल स्टार्ट। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। माय नेम इज़ तान्या सिंह एंड इस बार मेरी रैंक 200 आई है एंड ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था यूपीएससी में। इससे पहले मैंने लास्ट ईयर दिया था प्रीलिम्स 2024 में एंड उस प्रीलिम्स में मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ था। उसके बाद से दिस वाज माय सेकंड अटेम्प्ट इन 2025 जिसमें आई वाज एबल टू क्लियर प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू एंड आई वाज एबल टू सिक्योर अ रैंक। मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूँ तो मैंने अपनी स्कूलिंग दिल्ली से ही करी है फ्रॉम एवरग्रीन पब्लिक स्कूल इन वसुंधरा एनक्लेव एंड मेरा जो 12th था इट वाज कंप्लीटेड इन 2020। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन जो था वो एसआरसीसी से किया है, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स इन द दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन 2023। जिसके बाद मैंने सीधा यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दी थी। मैंने बीच में कोई अदर एग्ज़ाम या फिर कोई अदर प्लेसमेंट कुछ भी टारगेट नहीं किया था। आई स्टार्टेड विद द यूपीएससी प्रिपरेशन इटसेल्फ एंड सेकेंड अटेम्प्ट में आई वाज एबल टू क्लियर। एंड मेरा जो ऑप्शनल था वो इकोनॉमिक्स था बिकॉज मेरा ग्रेजुएशन भी उसी में था। आई डिड माई ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स, सो आई परस्यूड इकोनॉमिक्स एज माई ऑप्शनल इन द यूपीएससी ऑल्सो। दिस इज़ अ लिटिल बिट ब्रीफ अबाउट माई सेल्फ। इसके बाद जो थोड़ा सा प्रीलिम्स के बारे में आई विल गो अबाउट कि किस तरीके से मैंने अपनी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी करी। इसके बाद हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर मेंस एंड देन अगेन इंटरव्यू एंड ऑप्शनल से रिलेटेड थोड़ा सा जो भी डाउट्स होंगे वो ले सकते हैं। एंड आई ऑल्सो टेल यू कि किस तरीके से मैंने अपना ऑप्शनल का सब्जेक्ट चूज़ करा। ऑल्दो बिकॉज मेरा ऑप्शनल सेम ही था ग्रेजुएशन सब्जेक्ट का, तो इट वाज नॉट मच ऑफ अ डिसीजन, बट ऑल्सो क्योंकि काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स का ये सवाल रहता है कि ऑप्शनल किस तरीके से चूज़ किया जाए, तो उस पर भी हम थोड़ा बात कर सकते हैं। एंड फिर आपके अगर कोई डाउट्स होंगे तो आई विल टेक दोज डाउट्स। सो स्टार्टिंग विद प्रीलिम्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेज आई बिलीव फॉर मेनी ऑफ द एस्पिरेंट्स, क्योंकि बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल रहता है पेपर, सिलेबस इज़ वेरी वास्ट एंड सबसे ज़्यादा एलिमिनेशन जो होता है वो प्रीलिम्स में ही होता है। सो इट इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट टू प्रिपेयर एंड ऑब्वियसली द मोस्ट सबसे ज़्यादा अगर डर मैं बात करती हूँ तो प्रीलिम्स से ही रहता है, इवन फॉर द एस्पिरेंट्स। सो आई थिंक सो द ओनली स्ट्रैटेजी व्हाट आई फॉलोड फॉर प्रीलिम्स वन, 3-4 चीज़ें हैं जो आप हर टॉपर टॉक में सुनते हो एंड आई थिंक सो दोज आर द की जो आप जब आप प्रीलिम्स की तैयारी करना शुरू करते हो तो आपको फॉलो करना चाहिए। जैसे कि पीवाईक्यूज़ के एनालिसिस बहुत ज़रूरी होते हैं, देन करंट अफेयर्स के बारे में कि करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए, इसके अलावा अपना स्टैटिक। सो दीज आर द 3 थिंग्स विच आई थिंक आर वेरी इंपॉर्टेंट जब आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो एंड दैट्स व्हाट आई ऑल्सो डिड कि पहले आपने अपना स्टैटिक का जो भी सिलेबस था वो कर लिया एंड फिर उसके बाद आपने थोड़ा करंट अफेयर्स करा एंड आफ्टर द करंट अफेयर्स यू स्टार्ट गिविंग मॉक्स। सो दैट इज़ व्हाट आई ऑल्सो फॉलोड इन माई प्रिपरेशन। बट जब पहला प्रीलिम्स नहीं हुआ तब लगा कि मे बी दिस इज़ नॉट द राइट और मे बी इस स्ट्रैटेजी में देयर इज़ समथिंग मोर विच इज़ नीडेड बिकॉज इससे तो नहीं हो रहा था प्रीलिम्स। सो व्हाट आई फॉलोड द नेक्स्ट फॉर माई नेक्स्ट अटेम्प्ट, द स्ट्रैटेजी जो मैंने फॉलो करी थी वो ये थी कि जस्ट पीवाईक्यू को बहुत अच्छे से एनालाइज नहीं करना है, बट जो आप मॉक टेस्ट देकर आ रहे हो, जो आप कोचिंग्स में या फिर जो आप टेस्ट सीरीज कर रहे हो, जो भी आपने इनरोल करा है, जो भी टेस्ट दे रहे हो उसको भी बहुत अच्छे से एनालाइज करना है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे क्वेश्चंस जो होते हैं वो अपडेटेड रहने चाहिए एंड ऑल्सो आपको पता चलना चाहिए कि आपकी मिस्टेक्स क्या है, क्योंकि कई बार जब हम पीवाईक्यू एनालाइज करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स हमें या तो याद हो जाते हैं या फिर हमें बहुत ज़्यादा ईजी लगता है। तो हम देखते हैं कि जब हम पीवाईक्यू को एक टेस्ट फॉर्मेट में सॉल्व करते हैं तो मोस्ट ऑफ अस आर स्कोरिंग रियली गुड इन दोज पीवाईक्यूज। एंड इवन जब हम उन पीवाईक्यू को एनालाइज करते हैं तो हम इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि जो कीवर्ड्स, अगर कुछ नया कीवर्ड पता चल गया या कोई नया इन्फॉर्मेशन पता चल गई तो उस इन्फॉर्मेशन को अपने नोट्स में डाल देंगे या उस कीवर्ड्स पे थोड़ा सा रिसर्च करके फिर उस जो रिसर्च का मटेरियल है उसे अपने नोट्स में डाल देंगे। तो आई थिंक सो उसकी जगह व्हाट इज़ मच मोर बेटर एंड व्हाट वन शुड डू इज़ एनालाइजिंग कि किस तरीके से यूपीएससी में सिलेबस, अगर कोई था पर्टिकुलर पार्लियामेंट का टॉपिक था या मान लो आर्ट कल्चर से कुछ था, आर्किटेक्चर रिलेटेड कुछ था या बुद्धिस्ट जैन लिटरेचर के ऊपर सिलेबस में था, तो उस उन टॉपिक से किस तरीके के सवाल बनकर आ रहे हैं, कैसे वो सवाल बनकर आ रहे हैं प्रीलिम्स में। दोज आर द थिंग्स वी नीड टू एनालाइज एंड दैट्स व्हाट आई फोकस्ड ऑल्सो ऑन कि किस तरीके के सवाल बनकर आते हैं, ऑप्शंस जो दिए जाते हैं वो कैसे देते हैं। और
जहाँ आपने मॉक टेस्ट जब आप दे रहे हो तो आपकी किस तरीके की गलतियाँ हो रही हैं क्वेश्चन में। वो सेल्फ इवैल्यूएशन पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब आप पेपर कर रहे हो अपना मॉक टेस्ट या मॉडल आंसर्स या मॉक आप कुछ भी टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हो, उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि आप उसको एनालाइज़ करो कि कहाँ पे मेरी मिस्टेक हो रही है एंड व्हाट आर द रीज़न्स जिनके कारण वो मिस्टेक हो रही है। सो दैट इज़ द स्ट्रैटेजी आई फॉलोड इन माय प्रीलिम्स। रिगार्डिंग करंट अफेयर्स, आई डिड नॉट डू एनी न्यूज़पेपर, क्योंकि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में न्यूज़पेपर किया था बहुत अच्छे से 1 साल तक। उन न्यूज़पेपर से नोट्स भी बनाए थे, बट वो इतना मुझे यूज़फुल नहीं लगा जब मैंने प्रीलिम्स दिया था। एंड मुझे आगे भी ऐसा लगा नहीं कि न्यूज़पेपर से बहुत ज़्यादा इन डेप्थ या फिर उसको 1 डेढ़ घंटा डेली देना या फिर उसके नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए व्हाट आई फॉलोड इन माय स्ट्रैटेजी वाज़ कि जो भी मंथली मैगज़ीन आ रही है, वो मंथली मैगज़ीन के कंपाइलेशन को आपको पढ़ना है एक बार, जस्ट टू गो थ्रू व्हाटएवर द टॉपिक इज़ इन द न्यूज़ एंड उसका जो भी स्टैटिक पोर्शन होगा वो थोड़ा-सा कवर हो जाएगा, रिवाइज़ हो जाएगा। इसके अलावा सुबह आप कोई भी डेली करंट अफेयर एनालिसिस देख लो किसी भी यूट्यूब चैनल पर, ताकि आपको इतना पता हो कि आपके आस-पास क्या चल रहा है, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट दैट इज़ गोइंग ऑन एट नेशनल लेवल एंड इंटरनेशनल लेवल। इसके अलावा वही जो मंथली मैगज़ीन है उसको बस पढ़ लेना है एक बार, जस्ट गो थ्रू इट, उसमें से भी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूरी है कि अगर मंथली मैगज़ीन से आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई बहुत बढ़िया एग्ज़ाम्पल मिल गया, कोई बहुत अच्छा डेटा पॉइंट मिल गया, तो आपने अपने जो नोट्स बनाए हैं या जो भी सब्जेक्ट के नोट्स आप बनाओगे, उसको आप अलग से कहीं लिख कर रख लो, ताकि जब आप मेंस के टाइम पर आओगे, तो आपके पास एक खुद का बनाया हुआ वैल्यू एडिशन मटीरियल होना चाहिए। तो दिस इज़ द स्ट्रैटेजी आई फॉलोड फॉर प्रीलिम्स विद रिस्पेक्ट टू टेस्ट सीरीज़, विद रिस्पेक्ट टू एनालाइज़िंग मॉक टेस्ट्स एंड पीवाईक्यूज़ एंड विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स। एंड अनदर स्ट्रैटेजी फॉर प्रीलिम्स व्हिच आई फॉलोड वाज़ कि जब मेरा फर्स्ट प्रीलिम्स नहीं हुआ था, तो मैंने ये भी रियलाइज़ किया कि वन ऑफ द रीज़न मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ है इज़ बिकॉज़ मैंने ढंग से ऑफ़लाइन जाकर टेस्ट नहीं दिए थे। नाउ फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट मतलब ऑफ़लाइन जाके लोग देते हैं टेस्ट, बट कई लोग भी ऐसे होते हैं जो कि ऑफ़लाइन प्रेफ़र नहीं करते, ऑनलाइन दे देते हैं। क्वेश्चन पेपर आपने डाउनलोड करके रख लिया, फिर लाइब्रेरी में बैठकर दे दिया या फिर आपने ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे दिए। अब उसका प्रॉब्लम ये है कि जब आप वो कर रहे हो, तो एक तो आप एग्ज़ाम एनवायरनमेंट स्टिम्युलेट नहीं कर रहे अपने घर पर या लाइब्रेरी में बैठ के। तो आपने अगर एक भी ऑफ़लाइन कभी मॉक टेस्ट जाकर नहीं दिया है, जहाँ पे आपने आपके साथ और भी 100 बच्चे बैठे हैं और वो पेपर दे रहे हैं, उस माहौल में अगर आपने कभी पेपर नहीं दिया है या फिर सीधा आप सोच रहे हो कि मैं सीधा यूपीएससी के प्रीलिम्स वाले दिन जाकर देकर आऊँगा, तो उससे क्या होता है कई बार टाइम मैनेजमेंट में इश्यू आ जाता है प्रीलिम्स के टाइम पर। स्पेशली जो फर्स्ट टाइमर्स होते हैं, जिनका पहला प्रीलिम्स होता है और अगर आपने ऑफ़लाइन में मॉक्स नहीं दिए हैं, तो क्या होता है कि जब हम घर पे बैठ के मॉक्स दे रहे होते हैं, तब हमें लगता है कि अच्छा ठीक है, 2 घंटे का पेपर 1.5 घंटे में हो जाता है। तो लगता है कि ठीक है, टाइम इज़ मैनेज हो जा रहा है। बट जब आप एक्चुअल एग्ज़ाम वाले दिन होते हो, तो आप हर क्वेश्चन को डबल थिंक करते हो। आपको लगता है कि पता नहीं ये सही ऑप्शन है या नहीं, पता नहीं मैं ओएमआर में सही मार्क कर रहा हूँ या नहीं। तो उस चक्कर में क्या होता है, टाइम मैनेज नहीं हो पाता और जो क्वेश्चन पेपर की आपको एटलीस्ट 3 आइटरेशन करनी चाहिए, 3 रीडिंग करनी चाहिए, वो भी नहीं हो पाती। इसलिए ऑफ़लाइन मॉक टेस्ट वाज़ समथिंग आई रियलाइज़्ड कि मैंने लास्ट अटेम्प्ट में नहीं दिया था और फिर उसके बाद एक्चुअल पेपर में वो चीज़ टाइम मैनेजमेंट में इश्यू आ गया था। तो इन माय सेकंड अटेम्प्ट आई स्टार्टेड गिविंग ऑफ़लाइन मॉक्स फ्रॉम आई थिंक सो जनवरी इटसेल्फ एवरी वीकेंड जाकर एटलीस्ट 1 मॉक देकर आना है, ऑफ़लाइन फॉर्मेट में, सो दैट वो प्रैक्टिस डेवलप हो, वो ब्रेन मेमोरी डेवलप हो कि किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, मसल मेमोरी डेवलप्ड हो विद रिस्पेक्ट टू ओएमआर कैसे फिल करना है। सो दिस इज़ समथिंग आई डिड फॉर द प्रीलिम्स। इसके बाद विद रिस्पेक्ट टू मेंस, ऑल्दो मैंने पहले आंसर राइटिंग कर रखी थी एंड आई वाज़ डूइंग कॉन्स्टेंटली, जैसे-जैसे सिलेबस पूरा होता था, आई यूज्ड टू डू I used to pick up 3 to 4 questions from PYQ, do answer writing, and I took few subscriptions even online ताकि आंसर्स इवैल्यूएट हो जाएँ। But majority of the preparation of mains I did after prelims itself. So prelims के बाद I started preparing for mains. I was enrolled in Understand UPSC का Conquer program, जिसके अंदर most of the notes were provided. So I took these notes and उस notes को base material बना के what I did was I used to prepare short notes out of it. Because short notes बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, उन short notes से आप multiple times of revision कर सकते हो, उन्हीं short notes में आप अपना value addition कर सकते हो and फिर वो value addition आप अपनी answer writing में डालकर implement कर सकते हो और अपने answer की quality and structuring improve कर सकते हो. So those are certain things which are like very important. And so this is what I used to do.
अदर देन दैट, फॉर मेंस आंसर राइटिंग अगेन, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम था नहीं, तो व्हाट आई फॉलोड वाज कि मेंस आंसर राइटिंग करते टाइम जो भी आपका सेक्शनल टेस्ट हो गए या जो भी आपके टेस्ट वगैरह जो भी फुल लेंथ टेस्ट हैं वो टेस्ट दे दिए। सो फॉर एवरी जीएस पेपर माई स्ट्रैटेजी वाज कि एटलीस्ट एक या दो टेस्ट तो दे देने हैं, ठीक है। आफ्टर दैट, सो बिकॉज 2 मंथ का टाइम था, तो माई मेन फोकस वॉज ऑन ए प्रिपेयरिंग द शॉर्ट नोट्स, एंड बी इट वॉज giving tests and also analyzing the test and trying to improve structure wise and quality wise कि आंसर कैसे improve हो सकते हैं in terms of value addition, in terms of better examples etc. ठीक है। सो दीज वर द स्ट्रैटेजी आई फॉलोड मेजरली फॉर मेंस। अगेन मेंस में भी जो करंट अफेयर्स की बात थी, करंट अफेयर्स में भी एक तो वो स्ट्रैटेजी है कि आपने पहले से प्रिपेयर करके रखा हुआ है अपना कुछ मटेरियल एंड फ्रॉम द करंट अफेयर्स एंड मंथली मैगजीन एंड देन यू आर फॉलोइंग दैट, या फिर आप जो भी करंट अफेयर्स की अभी जो मैगजीन आती है जैसे मंथली मैगजीन जो आती है या फिर मेंस 365 सॉर्ट ऑफ कोई भी मैगजीन आती है, आप उसमें से फॉलो करके और उसमें से न्यू एग्जाम्पल और वैल्यू एडिशन मटेरियल क्रिएट कर सकते हो। तो करंट अफेयर का रोल आई थिंक इतना ही होता है कि आप उसमें से अच्छा सा कंटेंट क्रिएट कर सको, अच्छा वैल्यू एडिशन मटेरियल एक्सट्रैक्ट कर सको, कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट कर सको। और अगर कोई करंट अफेयर में कोई टॉपिक है, जैसे फॉर सर्टन सब्जेक्ट मेंस के जो होते हैं उसमें आप करंट अफेयर की हेडलाइंस अगर आपको याद है तो वो बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन बन जाता है। कोई बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन याद है, कोई कोट अच्छा सा याद है, कोई एथिक्स का कोई गुड एग्जाम्पल याद है, तो वो आपकी केस स्टडीज वगैरह में या आंसर में आप यूज कर सकते हो। तो उतना ही लिमिटेड रोल होता है आई थिंक सो करंट अफेयर्स का, इवन फॉर मेंस। एंड इवन मेंस के अंदर आई थिंक वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि यू कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई सर्टेन थीम्स कि कौन से थीम्स आ सकते हैं, जैसे स्पेशली GS3 GS2 में एंड इवन फॉर GS1 सर्टेन क्वेश्चंस आर जो कि हर बार स्टैटिक के बेसिस पर और आते हैं फ्रॉम सिलेबस। देन सर्टेन टॉपिक्स और सर्टेन क्वेश्चंस आर जो कि एग्जाम में फ्रॉम करंट अफेयर्स आते हैं, लाइक उनकी थीम्स आ जाते हैं। जैसे कि अगर कॉन्वर्सेशन चल रही है, जैसे लास्ट 2-3 ईयर्स में चोला आर्किटेक्चर पर 2 बार क्वेश्चन पूछा गया था। तो दैट वाज बिकॉज चोला डायनेस्टी वॉज वेरी मच इन न्यूज 2-3 टाइम से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, बी इट स्पीच दैट आर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गेव, और बी इट सर्टेन आर्किटेक्चर बीइंग रिवील्ड, और जो भी था, मतलब तो डायनेस्टी वॉज वेरी मच इन न्यूज एंड देन वी सॉ कि PYQs में 2 बार चोला आर्किटेक्चर के ऊपर पूछा भी। सिमिलरली हरप्पन सिविलाइजेशन लास्ट ईयर वॉज वेरी मच इन न्यूज एंड देन इंडस वैली सिविलाइजेशन पे PYQ आ गया। तो इस तरीके से हम थीम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि व्हाट हैज़ बिन इन द न्यूज़ और किस में से आ सकता है। इसके अलावा I think so that is enough for means. After that, regarding interview, for interview it is important कि आपका डैफ जो आपने फिल करा है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड होना चाहिए। बिकॉज अगर आपका जैसे फॉर मी माई इंटरव्यू वॉज ऑन द फर्स्ट स्टेज, द फर्स्ट फेज ऑफ द इंटरव्यू itself, and it was on the first day. So the interview schedule came on around 2nd of December, and मेरा interview जो था it was on 8th of December. So I didn't get much time to prepare current affairs or other things that were happening around at that time. But what I did get time to prepare was my DAF, जो भी आप application form fill करते हो जिसके अंदर आप अपने educational background, professional background देते हो, and इसके अलावा whatever hobbies and एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और अवार्ड्स और रिकग्निशंस यू आर फिलिंग, वो सब आपको करने का टाइम होता है। तो वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होता है फॉर इंटरव्यू स्टेज। उसके अंदर आप कॉन्फिडेंट साउंड करने चाहिए, वट एवर यू आर सेइंग, वट एवर whatever you are saying or whatever you are speaking or whatever you are justifying, उन सब में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया हो। अगर वो आपकी हॉबीज़ के ऊपर कुछ पूछ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए अपनी हॉबी के बारे में। वहाँ पे ऐसा साउंड नहीं करना चाहिए कि आप ब्लफ कर रहे हो। तो वो चीज़ें इंटरव्यू के टाइम पे बहुत ज़रूरी है प्रिपेयर करना। देन अगेन करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके आसपास चल क्या रहा है, और उन करंट अफेयर में भी सिर्फ ये नहीं पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है, आपका एक ओपिनियन होना चाहिए, और वो ओपिनियन कॉन्स्टिट्यूशनली अलाइन होना चाहिए, ताकि ऐसा ना लगे कि आप आउट ऑफ द वे जाके कुछ ओपिनियन रख रहे हो। इट शुड ऑल्सो साउंड प्रैक्टिकल एंड फीजिबल। तो थोड़ा सा वहाँ पे आई थिंक सो एथिक्स का जो फॉर्मेट होता है जब हम केस स्टडी में अप्लाई करते हैं तो वो भी वहाँ पर आ जाता है। एंड फॉर दैट what is generally suggested it that you go through lot of editorials for the topics that are happening around you. अगर कुछ भी politically sensitive topic चल रहा है या फिर कुछ भी new exercise, जैसे during our interview stage SIR was very common, तो उन सब चीज़ों पे आपका एक ओपिनियन होना चाहिए जो कि आप एडिटोरियल्स वगैरह पढ़कर डेवलप कर सकते हो। बट देन अगेन दोज थिंग्स आर समथिंग जो कि
you basically prepare after your mains and not really right now at this stage. But हाँ, मेंस के बाद आप करंट अफेयर्स पिक कर सकते हो. यू कैन गो थ्रू वन और टू न्यूज़पेपर एंड दोज न्यूज़पेपर्स में आप एडिटोरियल सेक्शन पे ज़्यादा अच्छे से फोकस करो. दैट विल हेल्प यू फॉर्म योर ओपिनियंस. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ड्यूरिंग इंटरव्यू स्टेज इज कि कॉन्वर्सेशनल स्किल होनी चाहिए, कम्युनिकेशनल स्किल होनी चाहिए आप में. ऐसा नहीं कि अगर उन्होंने कोई सवाल पूछा तो आपने वन वर्ड जवाब देकर उस कॉन्वर्सेशन को वहाँ एंड कर दिया. आपका जवाब ऐसा होना चाहिए कि उनको और मौका मिले उस क्वेश्चन, उस आंसर से क्वेश्चन फ्रेम करने का. तो एक कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए. डजेंट मैटर आपका मीडियम हिंदी है या इंग्लिश, बट फॉर दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज I had always been interested in public speaking and participating in events which involved public speaking. So communication was not much of a problem for me. तो बट हाउएवर देर आर अगेन सर्टन एस्पिरेंट्स, कुछ एस्पिरेंट्स होते हैं जिनको कम्युनिकेशन में इतने स्ट्रांग नहीं होती उनकी स्किल्स एंड इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते इन टर्म्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. तो उनके लिए सजेशन ये रहता है कि आप जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ, पीयर ग्रुप के साथ या अपने टीचर्स के साथ इंटरेक्शन इंक्रीज करें. एंड हो सके अपने मीडियम में ही कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश में ही करना है, आप हिंदी में भी इंटरेक्शन कर सकते हैं. बट अपने जो डेली कॉन्वर्सेशन है उसके अलावा किसी टॉपिक पर, जैसे कोई करंट अफेयर का कोई टॉपिक चल रहा हो या कुछ भी इवेंट चल रहा हो, उसके ऊपर ट्राई टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद इन योर फ्रेंड्स, विद इन योर पीयर सर्कल और विद योर टीचर्स इफ यू गेट टू इंटरेक्ट विद देम और योर मेंटर्स. तो वो चीज़ आप डेली थोड़ा 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 करें ताकि जब आप इंटरव्यू वाले स्टेज पर आए तो ऐसा ना लगे कि ये चीज़ पे तो बिल्कुल ही वर्क नहीं करा है. क्योंकि व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग इन फॉर स्पेशली फॉर दिस एग्जाम, जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हो तो एक बहुत ही आइसोलेटेड फेज रहता है जिसमें आप ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहे, दोस्तों से ज़्यादा बात नहीं हो रही, सोशल मीडिया पे आप एक्टिव नहीं हैं और बोलचाल बहुत कम हो जाती है. तो वहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आप ये एटलीस्ट कम्युनिकेशन वाली जो स्किल है वो डेवलप्ड रखें, क्योंकि वो सिर्फ इंटरव्यू स्टेज में काम नहीं आएगा, वो आगे चल के आपकी सर्विसेज में भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. So I think so these are the basic strategy for prelims, mains and interview. Now I think so I'll take few questions जो भी आपने पूछे हैं and I feel कि those are important to address. मैम अगर static नहीं पढ़ा तो how do I relate? हाँ, haven't studied static, then how do I relate it to simultaneous current and can I study the current later? अगर आप स्टार्ट कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन राइट नाउ, इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग द प्रिपरेशन एंड आप न्यूज़पेपर पिक कर रहे हो एंड आपने स्टार्टिंग नहीं पढ़ा है पूरी तरीके से, तो एटलीस्ट आपने आपको इतना होना चाहिए कि आपने यूपीएससी सिलेबस पढ़ा हो. तो जब आप यूपीएससी सिलेबस पढ़ते हो तो उसमें से भी काफ़ी सारी, स्पेशली न्यूज़पेपर पढ़ते समय अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो जो बहुत ही पॉलिटिकल न्यूज़ होती हैं रिगार्डिंग, इट कुड बी अबाउट सम मिनिस्टर्स और समथिंग हैपनिंग इन द पॉलिटिकल पार्टीज, वो सारी न्यूज़ आप अवॉइड कर सकते हो. कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल है जो कुछ सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड हो या कोई भी ऐसी कोई गुड एडमिनिस्ट्रेटिव केस स्टडी हो, कुछ अच्छी चीज़ हो रही हो, इंटरनेशनल रिलेशंस में चीज़ें हो रही हो जिसमें about, it could be about two countries having some relations जिसमें India is also involved. These type of news is something जो आपको पढ़ना चाहिए या फिर आप एटलीस्ट एक बार गो थ्रू कर सकते हो. अगेन अगर आपको थोड़ा इशू आ रहा है समझने में कि कौन सी न्यूज़ पढ़नी चाहिए और कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए, आई वुड सजेस्ट कि आप फॉर द इनिशियल 1-2 मंथ्स कोई भी डेली करंट अफेयर या डेली न्यूज़ एनालिसिस चैनल फॉलो करो, क्योंकि उससे ना आपको समझ आएगा कि न्यूज़ को एक्चुअली पढ़ना कैसे है. इट इज़ नॉट जस्ट कि आपने करंट अफेयर में एक हेडलाइन पढ़ ली और उतने से हो जाएगा. आपको अगर वहाँ पे गवर्नर रिलेटेड कोई न्यूज़ आई है कि लेट्स से गवर्नर ऑफ दिस एंड दिस स्टेट डिड नॉट डू दिस थिंग और कुछ भी, देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट गोइंग बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द गवर्नर, अगर ऐसा कोई हेडलाइन आया है तो आपको उसमें से पता होना चाहिए कि अगर यूपीएससी सवाल पूछेगा मेंस में या प्रीलिम्स में तो किस चीज़ पर फोकस होगा. न्यूज़ पे नहीं होगा बट गवर्नर के स्टैटिक पोर्शन पे होगा, गवर्नर के फंक्शन पे होगा. तो वो एनालिसिस करने के लिए आई वुड प्रेफर कि आप कोई भी करंट अफेयर एनालिसिस का चैनल देखो यूट्यूब पर, 1-2 महीना फॉलो करो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है. एंड अगेन अगर आपको लग रहा है कि ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है न्यूज़ का वो एक्चुअल में इम्पोर्टेंट है या नहीं, तो उसके लिए आप एक बार यूपीएससी सिलेबस खोल कर देख लो कि क्या यूपीएससी के सिलेबस में ये टॉपिक कहीं पर है या इससे रिलेटेड कोई टॉपिक है. अगर है तो प्लीज़ डू रीड इट, अगर नहीं है तो देन स्किप इट. आई एम इन 11th, हाउ शुड आई स्टार्ट? अगर आप स्कूल पे हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप एनसीईआरटीज़ पिक कर सकते हैं और फिलहाल आप अपने बोर्ड्स और सीयूईटी वगैरह पर फोकस करें. एनसीईआरटी इज़ द मैक्स आई थिंक वन शुड
लाइक पिकअप अगर आप अभी स्कूल पर हो। आई डू नॉट बिलीव कि आपको 11th 12th या 10th से पढ़ाई शुरू करनी चाहिए यूपीएससी की। आप अभी एनसीईआरटीज और अपनी नॉर्मल बुक्स और अपनी स्कूल स्टडीज पे फोकस करो। आई थिंक कॉलेज का फर्स्ट ईयर इज समवेयर जहाँ से आप यूपीएससी की प्रिपरेशन थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट कर सकते हो। दैट इज व्हाट आई पर्सनली बिलीव। हाउ टू प्रिपेयर इन कॉलेज? एनसीआर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रिपरेशन इज आप पहले एनसीईआरटी करो अगर आपका बैकग्राउंड ह्यूमैनिटीज नहीं रहा है और आपको कोई भी आइडिया नहीं है। फिर उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक्स उठाओ, स्टैंडर्ड बुक की एक रिवीजन करो। फिर आप दूसरी रिवीजन के टाइम पे अपने नोट्स बना लो अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो। अदरवाइज फाउंडेशन कोर्सेज में वो करवाते हैं नोट्स वगैरह। बट अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो फर्स्ट रिवीजन के बाद सेकंड रिवीजन के टाइम पर आप अपने नोट्स बनाने शुरू करो। नोट्स में भी बनाते टाइम आप टॉपर नोट्स देखो जो गूगल वगैरह पे अवेलेबल होते हैं कि उन्होंने किस तरीके से नोट्स बनाए हैं, और फिर आप अपने नोट्स बनाओ उनको देख देख के कि इस टॉपिक के उन्होंने नोट्स कैसे बनाए, मेरे कैसे बन रहे हैं। फिर वो जब एक बार नोट्स बन जाए तब आप थर्ड रिवीजन स्टार्ट करोगे। आप उनकी नोट्स की जो भी बुक्स है उनकी रिवाइज करोगे। एंड वाइल योर सेकंड एंड थर्ड रिवीजन इज गोइंग, तो बीच बीच में आप टेस्ट्स वगैरह सॉल्व करते रहो। जैसे जैसे आपका सिलेबस का टॉपिक होता जाए आप वीकेंड में आप एक प्रीलिम्स रिलेटेड कोई सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो, और जैसे जैसे टॉपिक्स खत्म होते जाते हैं दो दो तीन तीन पीवाईक्यू की आंसर राइटिंग कर सकते हो। दिस इज व्हाट यू कैन डू। एंड देन जिस ईयर आपको देना होगा, जैसे मान लो अगर आपको नेक्स्ट ईयर देना है तो आपको जून जुलाई से फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए, जिसमें आप रिवीजन कर रहे हो। अगर आपके नोट्स रेडी हैं तो आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, आंसर राइटिंग अच्छे से कर रहे हो, और सेक्शनल प्रीलिम्स रिलेटेड टेस्ट्स आप दे रहे हो हर वीकेंड एटलीस्ट। दिस इज द स्ट्रक्चर आई थिंक सो वन शुड फॉलो if they are attempting next year or maybe whenever the exam is. I can't answer like you. Answer writing, I believe it takes time. Okay, answer writing, just like I feel answer writing is an art. तो ऑब्वियसली आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आज अगर मैं पेन लेकर बैठूंगा तो आज मैं आर्टिस्ट बन जाऊंगा। सो व्हाट आई बिलीव इज आंसर राइटिंग शुड बी डन स्लोली एंड ग्रेजुअली। पहले आप कुछ टाइम ब्रेनस्टॉर्मिंग पे काम करो, आप पीवाईक्यूज लेकर बैठो। एंड डोंट थिंक कि मैं पीवाईक्यू लेकर बैठी हूँ तो आज मतलब अगर मैंने क्वेश्चन देखा है तो फिर उसके बाद आज ही मैं 7 मिनट्स में या लेट्स से 15 मिनट्स में बहुत बढ़िया आंसर लिख दूंगा। बिकॉज वट विल हैपन जब आप पीवाईक्यूज वगैरह के क्वेश्चन लेकर बैठोगे तो फॉर सम टाइम तो आपका माइंड ब्लैंक रहेगा, आपको यही समझ नहीं आएगा कि लिखना क्या है। तो पहले आई थिंक सो कुछ टाइम एटलीस्ट फ्यू वीक्स शुड बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स ब्रेनस्टॉर्मिंग। यू शुड ब्रेनस्टॉर्म द क्वेश्चन कि क्वेश्चन की डिमांड क्या थी, मैं क्या पॉइंट्स लिख सकता हूँ, इंट्रो क्या हो सकता है, कंक्लूजन क्या हो सकता है। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप टॉपर कॉपीज से स्टार्ट करो। कोई भी एक टॉपर कॉपी ले लो, जो भी आपका सब्जेक्ट हो गया उस सब्जेक्ट की कोई भी सेक्शनल टॉपर कॉपी लेकर आप उन 5 क्वेश्चन को लेकर बैठो, और फिर आप ब्रेनस्टॉर्म करो और खुद लिखने की कोशिश करो कि आप क्या लिख रहे हो, और आराम से टाइम लो, कोई टाइम का इशू नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद आप अपने आंसर को थोड़ा टॉपर के आंसर से कंपेयर करो कि उन्होंने इंट्रोडक्शन कैसा लिखा है उनके। एंड इवन डोंट कंपेयर कि इन्होंने तो इतना डेटा इतना फैक्ट लिख दिया, मैंने तो कुछ भी नहीं लिखा है। जस्ट कंपेयर कि इन्होंने स्ट्रक्चर कैसे किया है, क्या इन्होंने जो डिमांड ऑफ क्वेश्चन लिखी है, जो डायमेंशन बनाया है, क्या मैंने भी वो डायमेंशन बनाया। अच्छा, इन्होंने 5-6 आर्ग्यूमेंट लिखे तो मैंने एटलीस्ट 3 लिखे हैं, उन 3 में क्या मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखा है। तो just try to do a very broad comparison in terms of basic thing कि have I identified the demand of the question correctly, क्या मैंने टेल वर्ड सही समझा, ऐसा तो नहीं उसमें क्रिटिकली एग्जामिन लिखा और मैंने बस एग्जामिन समझ के सॉल्व कर दिया है, क्या मैंने इंट्रोडक्शन थोड़ा सही लिखा है, कंक्लूजन मेरा कैसा है। तो बेसिक कंपैरिजन करके थोड़ा सा आराम से स्टार्ट करो एंड देन यू मूव टू पीवाईक्यू। जब आपको समझ आ जाए कि क्वेश्चन स्ट्रक्चर कैसे करते हैं, क्वेश्चन की डिमांड क्या होती है, तब आप पीवाईक्यूज पे जाओ। यू कैन यूज सर्टेन एआई मॉडल्स नाउ दैट दे आर देयर, प्रयास एआई वगैरह, या फिर आप चैट जीपीटी जेमिनाई पे अपने आंसर्स डाल दो और उसमें प्रॉम्प्ट लिख दो कि इवैल्यूएट माय आंसर विद रिस्पेक्ट टू द यूपीएससी मेंस। एंड वहां से आप धीरे धीरे यू ग्रेजुअली मूव टुवर्ड्स राइटिंग फ्रॉम अ बिलो एवरेज आंसर टू एन एवरेज आंसर एंड देन फाइनली अ रियली गुड आंसर। बट देन अगेन it takes time and it takes lot of revision, very which is very important। आप ये नहीं सोच सकते कि आप मतलब एक दो रिवीजन में आपको आंसर राइटिंग आ जाएगी। इट टेक्स इवन फॉर पीपल हु आर गिविंग मेंस, एटलीस्ट व्हेन आई वाज गिविंग मेंस, जब मैंने स्टार्ट किया था फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन के बाद जब मैंने टेस्ट दिए थे, बहुत ही बुरे आंसर्स थे, एकदम जेनरिक थे। बट आफ्टर मल्टीपल राउंड्स ऑफ रिवीजन दोज आंसर्स इम्प्रूव्ड। इज इट नेसेसरी टू सॉल्व ऑल पीवाईक्यू मेंस क्वेश्चन? डिपेंड्स आपके पास टाइम कितना है। अगर आपका अटेम्प्ट नेक्स्ट ईयर है या फिर बाद में है तो why not to solve all the PYQ मेंस क्वेश्चन। इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड कि थीम क्या है, PYQ में मेंस में क्या किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके पास टाइम है तो why not, प्लीज डू इट।
व्हेन टू स्टार्ट प्री एंड व्हेन टू स्टार्ट मेंस। प्रीलिम्स आई फील कि राइट नाउ अगर आपने एक दो राउंड आपके नोट्स बेसिक प्रिपेयर्ड हैं और आपने फर्स्ट या सेकेंड राउंड ऑफ रिविजन कर रखी है, तो उसके बाद आप आई थिंक सो मेंस ओरिएंटेड थोड़ा ज़्यादा रहो एटलीस्ट जनवरी तक। मेंस ओरिएंटेड ज़्यादा मतलब कि आप आंसर राइटिंग कॉन्टिन्यूसली कर रहे हो, आपके जो नोट्स वगैरह हैं वो मेंस ओरिएंटेड ज़्यादा हैं जिसमें आर्ग्यूमेंट्स हैं, आपने पीवाईक्यू के थीम के हिसाब से शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, यूपीएससी के सिलेबस के कीवर्ड के हिसाब से शॉर्ट नोट्स वैल्यू एडिशन पे काम कर रखा है। तो आई थिंक सो जनवरी तक या एटलीस्ट दिसंबर एंड तक, इफ इट इज़ योर फर्स्ट अटेम्प्ट, तो फिर जनवरी स्टार्टिंग या दिसंबर एंड तक आप लेके चलो कि थोड़ा मेंस के मोड में रहना है। फिर जनवरी से आप प्रीलिम्स मोड में स्विच कर सकते हो या ट्रांजिशन करना स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें आप रिविजन कर रहे हो और हर वीकेंड आप अपना प्रीलिम्स का एक सेक्शनल देकर आ रहे हो, टेस्ट देकर आ रहे हो। तो आई थिंक सो वो जनवरी से शिफ्ट स्टार्ट होना चाहिए। बट अगेन अगर आपका एक दो अटेम्प्ट हो गया और आपने एक दो प्रीलिम्स दे रखा है, तो फिर आप फेब एंड से भी कर सकते हो, फेब एंड या मार्च स्टार्टिंग से आप प्रीलिम्स की तरफ शिफ्ट कर सकते हो। बट अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो प्लीज़ जनवरी से स्टार्ट करो, क्योंकि बहुत टाइम लगता है टू एनालाइज कहाँ पे आपकी मिस्टेक्स हो रही है, कहाँ इंप्रूव करना है, कहाँ पे रिविजन की ज़रूरत है और कितना मटेरियल पढ़ना है। तो स्टार्ट फ्रॉम जनवरी, अंटिल देन स्टे मेंस ओरिएंटेड एंड मेंस फोकस्ड। वुड इट बी एडवाइजेबल टू ऑल्सो राइट कैप्स? आई थिंक इट्स आपका डिसीजन होना चाहिए कि सीएपीएफ का एग्ज़ाम देना है या नहीं। अगर आपको लग रहा है कि लॉट ऑफ फैक्टर्स कम इन, अगर आपको लग रहा है कि सिलेबस या फिर हो रखा है या वट एवर इट इज़, आई थिंक सो, तो आप दे सकते हो। अदरवाइज यूपीएससी की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो इट टेक्स सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। अगर आपको लग रहा है कि आप वहाँ पे टाइम डिवोट कर सकते हो और आपकी प्रिपरेशन थोड़ी बहुत हो रखी है सीपीएफ एग्जाम के लिए, देन प्लीज डू गिव। डू आई नीड टू रिवाइज लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी स्पेक्ट्रम फॉर यूपीएससी मेंस? फॉर यूपीएससी मेंस स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का एक क्वेश्चन आता है और वो बेसिक ही होता है, थोड़ा फैक्चुअल ओरिएंटेड होता है। अनलेस वो पर्सनालिटी पे पूछ ले तो उसमें थोड़ा सा, उसमें भी अगेन आपको पता होना चाहिए कि फ्रीडम स्ट्रगल में अगर आपको किसी पर्सनालिटी का पता है कि फ्रीडम स्ट्रगल या बिफोर फ्रीडम स्ट्रगल में उनका क्या रोल और इन्वॉल्वमेंट रहा है, तो आप पॉइंट्स जनरेट ईजिली कर पाते हो। तो ऑब्वियसली आप स्पेक्ट्रम को गो थ्रू करो, बट देन अगेन मेंस ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव से, कि उसमें से आर्ग्यूमेंट्स और फैक्ट्स आप निकाल सकते हो। सिमिलरली लक्ष्मीकांत इंपॉर्टेंट है, बट पूरी लक्ष्मीकांत पढ़नी इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल वगैरह कोई पर्टिकुलर केस लॉ या जजमेंट या कुछ भी है तो वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर उन्होंने शेड्यूल 5-6 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, तो लक्ष्मीकांत में स्टैटिक पार्ट होता है, तो आपको पता होना चाहिए शेड्यूल 5-6 क्या है। अगर उन्होंने फंडामेंटल राइट्स या डीपीएसपी से को रिलेट करके कुछ पूछ लिया, तो आपको पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के आर्टिकल्स क्या हैं, कौन से शेड्यूल में हैं, उनका बेसिक स्टैटिक वाला पार्ट क्लियर होना चाहिए। तो वो उस पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं कि पूरी लक्ष्मीकांत आपको पढ़नी है। एनसीईआरटी ओल्ड या न्यू? डिपेंड्स। आई वुड प्रेफर आप ओल्ड एनसीईआरटी से कर लो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। आई थिंक न्यू एनसीईआरटीज में देर इज लॉट ऑफ स्टफ जो ओमिट हो गया है और सिलेबस भी चेंज हो गया है। तो आई थिंक सो ओल्ड एनसीईआरटीज वुड बी गुड, क्योंकि वो और ज़्यादा इन डेप्थ में उसमें दिया हुआ है चीज़ें काफ़ी सारी, एंड उसमें से मतलब थोड़ा ज़्यादा पढ़ना इज़ बेटर देन थोड़ा लेस पढ़ना। और तो आई वुड प्रेफर, आई थिंक सो ओल्ड एनसीईआरटीज आर गुड इनफ। बाकी आप स्टैंडर्ड बुक्स करते ही हो, तो कुछ अगर मिस हो जाए या कुछ ना हो उसमें, तो फिर वो स्टैंडर्ड बुक्स में कवर हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा जस्ट वन मोर थिंग, यस ऑप्शनल, आई मिस द ऑप्शनल पार्ट। तो फॉर मी द ऑप्शनल वाज इकोनॉमिक्स एंड इट वाज एन ऑब्वियस चॉइस फॉर मी, क्योंकि इकोनॉमिक्स मेरा बैकग्राउंड रहा है। तो मुझे ऐसा लगा था कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जो है वो, उसमें एक तो मेरा इंटरेस्ट था और दूसरा मुझे लगा कि मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारा सिलेबस जो था, क्योंकि ओवरलैपिंग था। जब मैंने ग्रेजुएशन किया था तो ड्यू में जो भी सिलेबस होता है फॉर इकोनॉमिक्स ऑनर्स, उसका जो सिलेबस था और जो यूपीएससी में ऑप्शनल का पेपर होता है एटलीस्ट पेपर 1, वो बहुत ही ज़्यादा ओवरलैपिंग था। तो आई फेल्ट कि इफ़ आई डू माई ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स अच्छे से, तो आई विल बी एबल टू डू ऑप्शनल ऑल्सो, क्योंकि सेम सिलेबस है, बस पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करनी होगी। तो ये सोच के मैंने अपना ऑप्शनल इकोनॉमिक्स ही रखा था, प्लस मेरा इंटरेस्ट था उस सब्जेक्ट में, सो इट ऑल्सो हेल्प्ड मी इन स्टडीज। ठीक है। अगर फॉर मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स वन इशू इज कि ऑप्शनल चूज कैसे करना है या फिर ऑप्शनल करना कैसे है, तो आई थिंक सो देयर आर 3-4 थिंग्स यू कैन लुक इनटू व्हाइल चूजिंग योर ऑप्शनल और डिसाइडिंग कि क्या होना चाहिए।
फर्स्ट इज़ कि आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है या नहीं है। जो भी आप सब्जेक्ट ले रहे हो उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि आप जब कंटिन्यूअसली जीएस पढ़ते जाते हो ना तो बहुत ही बोरिंग हो जाता है एक पॉइंट के बाद। तो व्हेन यू स्विच टू योर ऑप्शनल, तो ऐसा लगना चाहिए दैट इट्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट एंड इट फील्स इंटरेस्टिंग एंड आपका मन है करने का। ऑल्सो अगेन क्योंकि ऑप्शनल का वेटेज हमेशा ज़्यादा रहता है 2 पेपर में, 2 पेपर का, एंड उसमें स्कोर्स आते हैं एक्चुअली में। तो ऐसा नहीं है कि ऑप्शनल में मार्क्स नहीं आते, ऑप्शनल में मार्क्स काफ़ी अच्छे आ सकते हैं। तो अगर आप उसमें अच्छा, आपका इंटरेस्ट है, आप अच्छे से पढ़ रहे हो, तो देयर इज़ वेरी गुड चांसेस ऑफ इम्प्रूविंग योर रैंक और इवन गेटिंग इनटू द मेरिट लिस्ट। तो पहला तो ये होना चाहिए आपका फैक्टर कि आपका इंटरेस्ट है या नहीं। सेकंड, इंटरेस्ट के बाद होना चाहिए कि क्या उसके रिसोर्सेज़ और मटेरियल अवेलेबल है या नहीं मार्केट में। क्योंकि कोई ऐसा सब्जेक्ट हो सकता है जो आपको बहुत पसंद है, लेकिन अब उसके टीचर्स नहीं हैं, मेंटोर्स नहीं हैं, मटेरियल ढंग से प्रोवाइडेड नहीं है, पीवाईक्यू के सॉल्यूशन नहीं है, तो फिर आप उसमें स्कोर नहीं कर पाओगे, आप उसमें अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए चूज़ अ सब्जेक्ट जिसमें थोड़ा-सा मेंटोरशिप और गाइडेंस बेटर हो, एंड टेस्ट सीरीज़ एंड सॉल्यूशंस या मटेरियल एटलीस्ट मार्केट में अवेलेबल हो। देन थर्ड इज़ ऑब्वियसली कि आपको वो सब्जेक्ट कितना समझ आ रहा है, एंड देन ऑल्सो उस सब्जेक्ट की मार्किंग ट्रेंड क्या रहा है पहले कुछ ईयर्स में। जैसे देयर आर सर्टेन सब्जेक्ट जिनका मटेरियल है, बट देन अगेन those subject have not scored really good in the last 4 to 5 years। तो मे बी कुछ ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें स्कोर भी अच्छा आता है, जिसमें स्कोर अच्छा आ सकता है, और अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करोगे तो उसका आउटपुट दिखेगा। तो आई थिंक सो दीज आर द थ्री थिंग्स वन शुड कीप इन माइंड while selecting their optional, and I think so based on those the common optionals which are popular are sociology, and then PSIR, Anthro, again geology even. So even so, just go through the syllabus, go through the material, go through the resources and everything, and try to decide कि आपका इंटरेस्ट है या नहीं है, या फिर आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा वो सब्जेक्ट। आई थिंक सो, एंड देन यू शुड डिसाइड कि आपका ऑप्शनल क्या होना चाहिए इन केस यू आर चूजिंग एन ऑप्शनल विच इज़ डिफरेंट दैन फ्रॉम योर ग्रेजुएटिंग सब्जेक्ट। अगर आपका ग्रेजुएटिंग सब्जेक्ट वाला ही ऑप्शनल है, तो प्लीज़ बी वेरी थरो एंड वेरी साउंड विद द सब्जेक्ट, क्योंकि फिर आपके इंटरव्यू में भी क्वेश्चंस आते हैं। फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने अगर अपना ग्रेजुएशन इस सब्जेक्ट में किया है और आपका ऑप्शनल भी वही था, तो आपका एक स्ट्रॉन्ग कमांड होना चाहिए उस सब्जेक्ट में। तो इसीलिए जस्ट बी ट्रू एंड जस्टिफाई योर ऑप्शनल रियली वेल। For economics, if anybody who's watching has economics optional or is deciding to take economics as an optional, it's a very good optional, because उसका बहुत ज़्यादा जो सिलेबस होता है, अगर आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट स्पेशली रहा है, तो वो आप अपने ग्रेजुएशन के टाइम पर कंप्लीट करते हो। स्पेशली पेपर वन बहुत ओवरलैपिंग है। देन पेपर टू इंडियन इकोनॉमी है जो आप GS3 में मोस्टली कवर करते हो। तो आई थिंक सो उस टर्म्स में बहुत ही ज़्यादा ईजी टू डू पेपर हो जाता है। देन PYQ का जो बेसिक ट्रेंड होता है वही फॉलो होता है, तो बहुत ही प्रिडिक्टेबल पेपर भी होता है, जो आप पैटर्न से आप थीम्स आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन जो है या कौन से थीम्स पर अब क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बहुत ही बेसिक मॉडल है जो आप फॉलो कर सकते हो अच्छे से। अगर आपने नोट्स वगैरह उसके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए हैं, तो ईजी टू कवर भी हो जाता है। ऐसा लगता है शुरू में कि इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, बट इट इज़ नॉट। वंस यू हैव कंसोलिडेटेड योर नोट्स, योर मटीरियल एंड योर PYQs, it is very much doable just like any other optional. Plus it's good scoring as well if you do it अच्छे से, if you are studying अच्छे से, then you can also score really well in that subject. For me, I did not take any coaching for either like foundation courses or for even for optional. So everything was basically self study, just took some test series and few courses just like Conquer for mains ke time pe. Otherwise I did not opt for any coaching institute, and even for test series for economics I took the test series of Rohit Sehrawat sir. He was one of the ex DU faculty, so उनकी टेस्ट सीरीज मैंने फॉर ऑप्शनल ऑप्ट करी थी। व्हेन शुड बी टेक टेस्ट सीरीज? जब आपकी 1-2 रिवीजन हो गई हो, तब उसके बाद आई थिंक सो टेस्ट सीरीज लेना है। मतलब आई टुक टेस्ट सीरीज मेंस के टाइम पर ही। आप अपनी टेस्ट सीरीज, अगर आपका रिवीजन वगैरह सब कंप्लीट हो गया है, तो आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो कोई भी बेसिक, अगर आपको प्रीलिम्स के लिए। अगर टेस्ट सीरीज नहीं भी लेनी, तो देयर टेस्ट्स आर ऑलरेडी देयर ऑन लॉट ऑफ लाइक चैनल्स, ठीक है?
कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के टेलीग्राम चैनल्स वगैरह पे टेस्ट वगैरह प्रोवाइडेड होते हैं, इवन प्रीवियस ईयर टेस्ट हो सकते हैं, तो आप वो सब फॉलो करके प्रैक्टिस कर सकते हो। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अगर आप डिसिप्लिन मैनर में खुद प्रैक्टिस कर पा रहे हो तो टेस्ट सीरीज की जरूरत नहीं है, आप डाउनलोड कर लो पेपर एंड देन यू अटेम्प्ट इट। बट अगर आपको लग रहा है कि एज अ मेथड ऑफ डिसिप्लिन यू वांट टू enroll in a test series, once your 1 or 2 revision of the GS particular subject is done, आप टेस्ट सीरीज में enroll कर सकते हो। There are few queries for Hindi medium students because my medium was English, so I don't think so कि आई एम द राइट पर्सन टू गाइड यू कि हिंदी मीडियम में कैसे करना है। बट इरिस्पेक्टिव ऑफ मीडियम, वन थिंग आई बिलीव कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रिपरेशन होता है वो सेम होता है सबके लिए। तो वो डायरेक्शन ऑफ प्रिपरेशन आपका यही होना चाहिए कि आपकी जैसे ही रिविजन खत्म हो गई या आपके नोट्स रेडी हो गए हैं तो आप थोड़ा प्रैक्टिस मोड में चले जाओ और अपना सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी होता है, बी इट प्रिलिम्स और बी इट मेंस। तो आपकी जैसी ही रिवीजन और नोट्स खत्म हो जाए, आप कोई भी टेस्ट सीरीज या खुद से टेस्ट डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो टू आइडेंटिफाई कि कहाँ पर आपकी मिस्टेक्स हो रही है और कहाँ पे आपका इम्प्रूवमेंट की नेसेसिटी है। दैट विल रियली हेल्प यू इन इम्प्रूविंग, बी इट फॉर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। बाकी आई वुड नॉट टेक लाइक आई डोंट गिव मच ओपिनियन ऑन फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि मैं उस चीज़ को राइटली जस्टिफाई कर पाऊंगी। कैन एन एवरेज स्टूडेंट फ्रॉम वेस्ट एनीबडी कैन प्रिपेयर फॉर यूपीएससी? And the whole, I believe ki before ending this live stream, the only thing I would like to say is कि it shouldn't matter where you are from, आप कहाँ से हो वो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, as long as आप disciplined हो, आप हार्ड वर्किंग हो एंड यू बिलीव कि आप इस एग्ज़ाम में यू आर एबल टू सिट एंड आप डिसिप्लिन के साथ पढ़ सकते हो, वो आवर्स जो चाहिए होता है, जो कमिटमेंट इस एग्ज़ाम को चाहिए होता है, आप वो दे सकते हो। Anybody can prepare for this exam and anybody can qualify this exam. We have had for so many years, we have had so many stories जहाँ पे people have prepared घर से बैठकर and from remote areas, not even कि उन्होंने दिल्ली में आके किसी कोचिंग में enroll करा है, ऑनलाइन टूल्स के थ्रू उन्होंने घर पे प्रिपेयर किया है, जॉब के साथ प्रिपेयर किया है, मल्टीपल चीज़ें मैनेज करके प्रिपेयर किया है। सो आई थिंक सो as long as you are committed and you know and you want to really crack this exam, और आप डिसिप्लिन के साथ पढ़ रहे हो, you are hard working and luck falls with you, it's I think anything is achievable, let be it this exam or something else in your life. God rewards the discipline, that's what I believe. So thank you all for giving your time. Just last thing regarding the book list, just follow the basic book list जो किसी भी आपको टॉपर के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, या जो भी बुक लिस्ट नॉर्मली इन द मार्केट में पॉपुलर है फॉर एवरी सब्जेक्ट, उसके बियॉन्ड कुछ बहुत डिफरेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, so thank you all for giving me your time and sitting here and listening to me. I hope ki I have been useful in through any of the question or any of the doubt or through my strategy discussion or whatever it was. And again, have a good journey in this UPSC exam.